20 लाख ईवीएम का घोटाला है और वो इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता रहा कि ये 20 लाख ईवीएम कहां हैं। तो क्या ये जो ईवीएम मिल रही हैं अब बीजेपी के नेता की गाड़ी में मिली या अब टीएमसी के यहां भी बताई जा रही है, और इससे पहले आप देखेंगे कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें तो ट्रक भर के ईवीएम मिली थी इस तरह से। तो ये कहां से हैं? इसका मतलब ये है कि ये वही ईवीएम है जिन ईवीएम को गायब बताया गया है, जिनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक ईवीएम चलेगा आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। जिस दिन ईवीएम हट जाएगा बीजेपी आने वाले, मैं कह सकता हूं 50-100 साल में कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकेगी सत्ता में, जो उसने सारी नफरत फैलाई है, घृणा फैलाई। इसलिए ईवीएम को हटाकर ही बीजेपी को रोका जा सकता है। तो एक ही संस्था इसके लिए जिम्मेदार है, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। अगर ईवीएम इधर उधर मिल रही हैं तो उसके अलावा दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता। आखिर कैसे ये जा रही हैं? क्या ये पुरानी ईवीएम है? क्या ये नई ईवीएम चुराई गई हैं? या ये वो ईवीएम हैं जो इधर उधर मिल रही हैं, जिसके लिए बॉम्बे के एक वो हैं आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में जो मुकदमा डाल रखा है कि 20 लाख ईवीएम, इनके विषय में इलेक्शन कमीशन कुछ बचा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हासिल की उसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2014 से पिछले 15 वर्षों में इलेक्शन कमीशन ने 2 कंपनियों से, एक बेंगलोर में है एक हैदराबाद में है, उन 2 कंपनियों से लगभग 20 लाख ईवीएम खरीदी। लेकिन जब उन्हीं दोनों कंपनियों में आरटीआई लगा के मनोरंजन राय ने यह पूछा कि आपने इलेक्शन कमीशन को 2014 से लेकर पिछले 15 सालों में कितनी ईवीएम सप्लाई करी, तो उन दोनों कंपनियों का कहना था कि लगभग 39 लाख कुछ हजार, एग्जैक्ट फिगर इस समय मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 39,40,000 के लगभग हैं। तो मोटे मोटे शब्दों में, राउंड फिगर में कहें, 20 लाख ईवीएम का घोटाला है और वो इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता रहा कि ये 20 लाख ईवीएम कहां हैं। तो क्या ये जो ईवीएम मिल रही हैं अब बीजेपी के नेता की गाड़ी में मिली या अब टीएमसी के यहां भी बताई जा रही है, और इससे पहले आप देखेंगे कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें तो ट्रक भर के ईवीएम मिली थी इस तरह से। तो ये कहां से हैं? इसका मतलब ये है कि ये वही ईवीएम है जिन ईवीएम को गायब बताया गया है, जिनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा। इसका मतलब यह हुआ कि जो ईवीएम के माध्यम से बेईमानी हो रही है और देश की जनता की जो वोटें लूटी जा रही हैं, जो घोटाला हो रहा है, उसके लिए पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। तो इसके विषय में जबरदस्त आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर तब नहीं शुरू किया और अब फिर से सामने ये घोटाले आ रहे हैं, ईवीएम पकड़ी जा रही है इधर से उधर, इसका मतलब है कि बेईमानी ईवीएम के माध्यम से हो रही है, होगी, तब भी तो कम से कम इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। टीएमसी ने इसके विषय में आवाज उठाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाने से क्या होगा? इलेक्शन कमीशन जब खुद ही इसमें इन्वॉल्व है तो आपको क्या मिलेगा वहां से? होना यह चाहिए था कि अभी तक 2 फेज की जो वोटिंग हो चुकी है, हालांकि जो बाकी राज्य हैं उनमें तो जिसमें 1 फेज में ही पूरा इलेक्शन हो जाना था वो तो सब खत्म हो चुका, पर पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव बचे हुए हैं, उसमें अभी जो है करीब 5 फेज की जो है वोटिंग अभी होनी है। तो क्या टीएमसी को और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें नहीं चाहिए कि इसके विषय में इकट्ठे होकर जबरदस्त तरीके से सड़क पे आकर आंदोलन करें और बकाया फेजों में जो चुनाव है वो होने ही ना दें जब तक कि ईवीएम बंद ना की जाए, और चाहे ये चुनाव पूरा का पूरा दोबारा से कराना पड़े, चाहे आगे का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से कराना पड़े, लेकिन बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाएं। इसके लिए उन्हें आंदोलन करना चाहिए, मैं मानता हूं कि करना चाहिए। आंदोलन से सर कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि ईवीएम के लिए पहले भी आंदोलन हुआ, स्टूडेंट्स ने भी आंदोलन किया। ईवीएम के लिए किसी ने आंदोलन इस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। ईवीएम के लिए देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए, जो लोग करते हैं, हमने भी किए हैं, हम भी मानते हैं, हमने आंदोलन किए हैं, 4-4 बार जंतर मंतर पर जबरदस्त तरीके से आंदोलन किए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि हम कर लें या कोई अलग कर ले, उससे नहीं होगा। पूरे देश को इकट्ठा होकर और पूरे विपक्ष को इकट्ठा होकर राष्ट्रीय लेवल पर
पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा ईवीएम के विरोध में। जब ये जन आंदोलन खड़ा होगा तभी ईवीएम हटेगा, अन्यथा ईवीएम नहीं हटेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक ईवीएम चलेगा आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। जिस दिन ईवीएम हट जाएगा, बीजेपी आने वाले मैं कह सकता हूं 50-100 साल में कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकेगी सत्ता में, जो उसने सारी नफरत फैलाई है, घृणा फैलाई। इसलिए ईवीएम को हटाकर ही बीजेपी को रोका जा सकता है। जिस तरह से चुनाव आयोग ईवीएम पकड़ने के बाद चुनाव आयोग जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर देते, तो क्या चुनाव आयोग सही रोल निभा रहा है इसमें? ये नौटंकी है। सस्पेंड करने से क्या होता है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आप चुनाव जो है बहुत साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाएं। और उस समय तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो आप ये इलेक्शन पूरी तरह से निष्पक्ष और साफ सुथरा करवाएं। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और उसे अगर नहीं निभा रहा और ईवीएम पकड़ी जा रही है और आप चंद लोगों को जो सस्पेंड करके, क्या रहेगा सस्पेंड? अभी जब तक इलेक्शन हो रहा है ये सस्पेंड रहेंगे, उसके बाद आपको पता भी नहीं लगे कि कब उन्हें बहाल कर दिया गया और वो वैसे ही मजे के मजे में रहेंगे। सस्पेंड नहीं करना, जो अधिकारी हैं उनको पूरी तरह से नौकरी से बर्खास्त करना। आप बर्खास्त करो ना, सस्पेंड क्यों करते हो आप? खत्म नौकरी उसकी, खत्म। लेकिन जब ये स्थिति आएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन के ही लोग इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि असली गुनहगार कौन है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन है। साफ समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है कि इस समय जो भी बेईमानी हो रही है वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने 2019 का चुनाव हुआ, अभी तक 2-3 सवालों का जवाब दे नहीं पाया। नंबर 1, जिस समय 2019 के चुनाव की वोटों की गिनती हो रही थी, तो वोटों की गिनती के ही समय 23 मई को यह बात पता लगी थी कि 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 वोटें ज्यादा या कम निकली हैं जितनी वोटें पड़ी थी उनसे। इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया, द क्विंट ने जवाब मांगा, आज तक जवाब नहीं दिया। बल्कि जब उन्होंने 4 बार उसका रिप्लाई भी, उसको रिमाइंडर भी भेजा, तो उन्होंने रिमाइंडर को जवाब देने की बजाय अपने जो वेबसाइट है उससे वो आंकड़े हटा दिए, मामला ही खत्म कर दिया, जवाब नहीं दे सका। दूसरा, द क्विंट ने फिर मांगा कि भाई इलेक्शन में जो वीवीपैट की जो पर्चियों की गिनतियां है उसके विषय में तो बता दो। उसके विषय में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें नहीं पता, ये जानकारी आप स्टेट से मांगो। स्टेट से क्यों मांगेंगे? लोकसभा का चुनाव है, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, तो जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है। और दूसरा, जब किसी और ने आरटीआई लगाई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें नहीं पता, वो हमने सब डिस्ट्रॉय कर दी। कैसे डिस्ट्रॉय कर दी आपने? एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा से पहले आप किसी भी रिकॉर्ड को कैसे खत्म कर सकते हो? तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिद्ध करती हैं कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलके ईवीएम के माध्यम से बीजेपी के पक्ष में ये घोटाले करा रहा है, बेईमानी करा रहा है। ईवीएम पकड़ा जाना एक मुद्दा है, लेकिन असम में एक बूथ पे 71 वोट थे, लेकिन 171 वोट वहां पड़ते हैं। तो मैं तो तभी कह रहा हूं कि ईवीएम में बेईमानी है। आप असम का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पे 90 वोट थी और निकली है 171 वोट, यही बता रहे हैं ना आप? तो 90 वोट अगर एक बूथ पे है तो 171 कैसे निकल गई? इसका मतलब यह है ईवीएम में पहले से ही सेटिंग कर रखी है। और ईवीएम में सेटिंग होती है, यह बात अपने आप में इस बात से सिद्ध है कि जिस कंपनी ने वो चिप बनाई है जो ईवीएम में लगती है, उस कंपनी ने आरटीआई में जानकारी दी थी कि ये चिप जो है ये दोबारा यूज हो सकती है, रीयूजेबल है, वो ओटीपी नहीं है, यानी वन टाइम प्रोग्रामिंग नहीं है, उसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि नहीं, इसकी रीप्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, पर जो कंपनी बना रही है वो कह रही है कि इसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है और इसीलिए ये सारी की सारी गड़बड़ें हो रही हैं। 90 वोटें पड़ी हैं और 171 निकलने हैं। एक आपने और देखा होगा, अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, बिहार के चुनाव अभी हुए थे। बिहार के चुनाव में लखीसराय एक जगह है, लखमनिया है, लखीसराय जगह है, लखीसराय, हाँ, लखीसराय में जो ईवीएम मशीन जिस समय गिनती चल रही थी, ईवीएम मशीन खराब हो गई। तो कहा भाई चलो वीवीपैट की निकाल लो, उससे पर्चियों की गिनती पता लग जाएगी। जब वीवीपैट मशीन लाई गई
तो उसमें एक भी पर्ची नहीं निकली और वहां पर 165 वोटें पड़ी थी। यानी 165 वोटें पड़ी, ईवीएम खराब हो गई और वीवीपैट की जो मशीन है उसमें एक भी पर्ची नहीं निकली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी होती है, बेईमानी होती है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक चैलेंज दिया था कि अगर आपको लगता है कि ये हैक होता है या चिप चेंज होते हैं तो आप करके दिखाएं। हैक होता है ये एक अलग एस्पेक्ट है। जब आप उसमें चिप इस्तेमाल करते हो तो चिप जो है वो रीप्रोग्रामिंग वाली है, तो रीप्रोग्रामिंग वाली जो चिप है उसे हाथ बिना लगाए कैसे आप कर दोगे? मुझे बताना। अगर आपको इसमें अपनी बैटरी चेंज करनी है अपने मोबाइल में, या इसमें आपको अपनी सिम डालनी है दूसरी, तो बिना हाथ लगाए कैसे कर दोगे आप? और दूसरी बात यह है कि ये लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। मैं सिंपली ये पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से भी और इस देश की सरकार से भी, जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है और पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सेशन जजेस, मजिस्ट्रेट और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नहीं बता सकते कि ईवीएम कैसे काम करती है। तो आप ईवीएम से चुनाव क्यों करा रहे हो? और उसी स्थिति में आप चुनाव करा रहे हो जब 8 अक्टूबर 2013 को इलेक्शन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट फाइल की थी, वामन मेश्राम जी ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने। नाम उसका था सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें जो फैसला दिया उसके पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि ईवीएम से साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, इसलिए वीवीपैट लगाई जाए। अरे 2 मशीन काम कर रही हैं, आप 2 मशीन लगा रहे हो इलेक्शन में वोटिंग के लिए, एक वीवीपैट है एक ईवीएम। आप सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम से साफ सुथरा इलेक्शन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह है कि 2 मशीनों में आधी तो खराब है। यानी एक मशीन खराब है, एक मशीन को आप ठीक बता रहे हो, जो कि आने वाले समय में अब सारी चीजें सिद्ध होती जा रही हैं। हमने जंतर मंतर पर डेमोन्स्ट्रेशन कई बार करके दिखाया कि वीवीपैट में भी गड़बड़ी होती है, उस सब के बावजूद आप चुनाव करा रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत में बेईमानी है और लोग क्योंकि आपके खिलाफ हैं तो आप चुनाव के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए आप बेईमान। सर, अगर ऐसी स्थिति रही तो सत्ता से बेदखल कैसे बीजेपी करेंगे और आप लड़ाई कैसे लड़ पाओगे? नहीं, लड़ाई के लिए हम तो देखिए, हम कुछ ही समय में आप सबको बुला के भी उसका बाकायदा अनाउंसमेंट करेंगे। ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने उसकी पूरी रूपरेखा बना ली है कि कैसे करना है, क्या करना है। किसी भी दिन उसको लॉन्च करेंगे, आप सब लोगों को बुलाएंगे। आप सबसे चाहेंगे कि जैसे आपने किसान आंदोलन और इस देश में जितनी भी गड़बड़ी हो रही है उस सच्चाई को पूरी दुनिया को दिखाया है, आप उस आंदोलन में भी हमारा साथ दें और सच्चाई लोगों को बताएं। हम आपसे नहीं करें कि हमारा फेवर करें, लेकिन जो सच है वो दुनिया को बताएं। एक मिनट अभी जहां तक रही इसको हटाने की बात, ये केवल ईवीएम को हटाकर ही संभव है कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, और ईवीएम को हटाने के लिए जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के विषय में सुनने को तैयार नहीं है। तो जब अदालत सुनने को तैयार नहीं है तो कोई कहां जाएगा? इसका मतलब यह है कि केवल जन आंदोलन ही एक रास्ता बचा है, और इसीलिए हम जन आंदोलन की जो है तैयारी कर रहे हैं और बहुत किसी भी समय हम इसको लॉन्च कर देंगे। 1 अप्रैल को द वायर का आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें कहा गया कि जो निजीकरण हो रहा है उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है दलितों को है, उनका आरक्षण खत्म हो रहा है, उसको कैसे देखें? नहीं, ये बिल्कुल सच है, द वायर की बात नहीं है, बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। न केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी, इनका जो आरक्षण है, इस आरक्षण को खत्म करने का ही एक ये भयानक षड्यंत्र है निजीकरण। क्योंकि हर चीज आप जब निजी हाथों में दे दोगे तो भाई निजी क्षेत्र में तो कोई आरक्षण है नहीं, सरकारी क्षेत्रों में जब ये चीज रहेंगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए इन सब चीजों को निजी हाथों में दे दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा और इस पर हल्ला भी नहीं मचेगा। तो जो उन्होंने द वायर ने रिपोर्ट की है, ये बिल्कुल सही की है, ये एक बड़ा भयानक षड्यंत्र।